गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल हमने हिमालय के बनने के प्रोसेस को थोड़ा सा समझा था एक वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले मुझे। तो चलिए आज की क्लास हम इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है हिमालय के उत्थान के चरण। मतलब मैंने आपको कल समझाया था कि हिमालय एक दिन में बना नहीं, ठीक है। ये अलग बात है कि हमने 1-2 सेकेंड के वीडियो में हिमालय को समझने का प्रयास किया, लेकिन कल मैंने आपसे कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय कैसे बना, ठीक है। और बनने के क्रम में हमने देखा था कि सबसे पहले क्या बना, सबसे बाद में क्या बना। तो हमने देखा था कि हिमालय के 3 स्पष्ट श्रेणियाँ हिमालय में मौजूद हैं। सबसे ऊपर वाली यानी कि सबसे नॉर्थ में कौन सी है, बृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक, ठीक है। इनमें से सबसे नवीनतम कौन सी है, शिवालिक, क्योंकि हिमालय नीचे से बन रहा है, ठीक है। और तो सबसे पुराना क्या हो गया, बृहद हिमालय सबसे पुराना हो गया। कभी ट्रांस हिमालय मत बोलिएगा, क्योंकि मैंने आपको कंटिन्यूसली समझाने की कोशिश की है कि ट्रांस हिमालय का हिमालय से रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग हिमालय के बनने के चरण को देखेंगे, ठीक। समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हिमालय के उत्थान के क्या चरण थे, राइट। देखिए, हिमालय का उत्थान कार्य 3 चरणों में पूर्ण हुआ, ठीक है, जिसके फलस्वरूप 3 स्पष्ट श्रेणियों का निर्माण यहाँ पर हुआ है। वर्तमान में जहाँ हिमालय आज स्थित है, वहाँ 7 करोड़ वर्ष पूर्व तेथिस सागर के रूप में स्थित ओलियोगोसिन काल में एक बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। तो जहाँ आज बृहद हिमालय स्थित है, वहाँ पर कभी एक तेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तेथिस सागर हुआ करता था। इसको समझने के लिए मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक प्रारंभ में जब दुनिया में जीव की अस्तित्व भी नहीं आया था, जीव था भी नहीं, तब पूरी दुनिया का भौगोलिक क्षेत्र एक था। हमने नाम क्या दिया था उसका बेटा, पेंजिया। क्या नाम दिया था, और पूरा पानी एक साथ था, उसका नाम क्या था, पैंथालासा। फिर पेंजिया 2 भागों में टूटा। ऊपर वाले को हमने कहा अंगारा या लॉरेंसिया, नीचे वाले को क्या कहा बेटा, गोंडवाना। तो अंगारा और लॉरेंसिया के बीच में जो पानी भरा उसे क्या कहते थे बेटा, तेथिस सागर। क्या कहते थे, तेथिस सागर, याद रखिएगा। तो जहाँ पर आज हिमालय उसी समय उसी जगह पर हो सकता है, अनुमान है वैज्ञानिकों को, यहाँ पर एक तेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, जिसके निक्षेपों बदल सब कुछ। देखिए, आप लोग गाना सुने होंगे, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। मुकेश का बहुत फेमस गाना, आप लोग सुनिएगा, ओरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। तो देखिए, जल जो नदियों का जल होता है वो किसकी ओर उन्मुख होता है, सागर की ओर। तो उस वक्त की जो नदियां थी वो अपना पानी कहाँ गिराती थी, इसी तेथिस सागर में। किस में गिराती थी, इसी तेथिस सागर में गिराया करती थी। तो अपने साथ मलबा गाद ये सब लेकर के आती थी। मतलब क्रम से हिमालय का निर्माण हुआ, अचानक से हिमालय नहीं बना। तो इसको समझिए ध्यान से। तो देखिए, जहाँ पे 7 करोड़ वर्ष पूर्व तेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, ओलियोगोसिन काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। सबसे पहले हिमालय का निर्माण कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुआ बताइए मुझे, लगभग आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व। तो आप इतना समझो, मैं आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब बेटा हिमालय इससे भी पुराना नहीं है। लेकिन भारत की बाकी जो पर्वतमाला हैं, चाहे आप सतपुड़ा ले लीजिए, चाहे विंध्य ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में स्थित अरावली, इन सब का निर्माण हिमालय के निर्माण से काफ़ी पहले हो चुका था। हिमालय नवीनतम पर्वतमाला है भारत की, ठीक है, ठीक है। चलिए, इस निर्माण के साथ साथ हिमालय में समानांतर दक्षिण में एक गर्त बना। जाहिर सी बात है, जब कोई एक स्थान ऊपर हो जाएगा, जब एक स्थान कोई ऊपर हो जाएगा तो उसके बगल में क्या बनेगा, बगल में क्या बनेगा बेटा, एक गर्त का निर्माण होगा। मानते कि नहीं मानते आप लोग, एक गर्त का निर्माण होगा। जब कोई एक चीज़ ऊपर हो जाएगी तो बगल में क्या होगा, एक गर्त का निर्माण होगा, ठीक है। तो हिमालय के बगल में एक गर्त का निर्माण हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरी संरचना बनी, सिमिलरली फिर गर्त निर्माण, तीसरी संरचना बनी। तो इस तरह से आपको ये आपका बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये क्या मिल जाएगी आपके पास, शिवालिक। कुछ इस तरह से 3 स्पष्ट श्रेणियों का आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है, चलें आगे बढ़ते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, मैं वापस इसको इरेज करता हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पर
जो कालांतर में हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से भर दिया गया। यहाँ पर देखिए हिमालय के द्वारा लाई गई नदियों के निक्षेपों से भर दिया गया। जो नदियाँ अपने साथ गाद मिट्टी भाग रही थी वो अपना मलबा कहाँ छोड़ती गई, इसी गर्त में छोड़ती गई, और धीरे धीरे ये गर्त भी बढ़ते बढ़ते क्या होता गया, ऊंचा होता गया। तो मान लीजिए आपका वृहद हिमालय हो गया, इसके बगल में एक गर्त बना, तो जितनी नदियाँ थी वो अपना पानी कहाँ लाती गई, इसी गर्त में लाती गई। पानी आएगा तो उसके साथ गाद महकी आएगी, मिट्टी बहकी आएगी, तो वो धीरे धीरे इसको भी क्या करती जाएगी, ऊँचा करती जाएगी। तो इस तरह से आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे संरचना का निर्माण हुआ, फिर एक गर्त का निर्माण होगा, फिर मिट्टी जो नदियाँ होंगी अपना मलबा गर्त यहीं लेके आएंगी, तो यहाँ से तीसरी संरचना का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से हिमालय की 3 स्पष्ट श्रेणियों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मायोसीन काल के भू संचलन के दौरान द्वितीय चरण में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए ओलियोगोसिन काल में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ और मायोसीन काल में, हाँ जी, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओलियोगोसिन काल, मैं आपको आज एक चार्ट शेयर करूंगा, उसमें सारे काल के डिटेल्स हैं। ठीक है, कब क्या हुआ और वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है भूगोल के अनुसार। ठीक है, चलिए तो इसको समझिए। इस तरह से हिमालय का, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि हिमालय का पूरा हिमालय एक साथ नहीं बना बेटा। ठीक है, पूरा हिमालय एक साथ नहीं बना है, हिमालय के बनने के कई चरण हैं। तो अभी आपने 2 चरण देखे, पहला बेटा वृहद हिमालय, उसके बाद, हाँ जी, हिमालय, वृहद हिमालय के बाद मध्य हिमालय। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं। राइट अच्छा, हमने ट्रांस हिमालय देख लिया था, हिमालय श्रेणी को शुरू किया था, और हिमालय श्रेणी में हम उत्थान के चरण देख रहे थे, और ये अगला पॉइंट हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, या हिमालय को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला बेटा वृहद हिमालय, कौन सा हिमालय, वृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा शिवालय। ठीक है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय। ठीक, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय। सबसे पहले बेटा हम वृहद हिमालय को देखते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान से, वृहद हिमालय की क्या कहानी है, कैसे इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए वृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। कौन श्रेणी बेटा, सबसे उत्तरतम श्रेणी है। देखिए वृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। ठीक, क्लियर है। नदन मोस्ट मतलब उत्तरतम, मतलब सबसे उत्तरी, हाँ सबसे ऊपरी, आप इसको ऊपरी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ऊपरी कहना सही नहीं है, राइट। तो हम क्या कहेंगे, इसको उत्तरतम श्रेणी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है। वृहद हिमालय को हिमाद्री एवं आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। वृहद हिमालय का निर्माण मैंने आपको बताया कब बेटा, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, वृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। यह हिमालय के समस्त भागों में सबसे प्राचीन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे प्राचीन कौन सा है बेटा, वृहद हिमालय। ठीक, सबसे प्राचीन कौन सा है, वृहद हिमालय। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज राइट, इसको नोट करते चलेगा। अभी ना करिए तो आप बाद में वीडियो देख करके नोट कर लीजिएगा, अभी पढ़ते चलिए केवल। ठीक है, बाद में आराम से इसको देखिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक, राइट आगे देखते हैं। तो देखिए उसके बाद वृहद हिमालय के आंतरिक भागों का निर्माण अजैविक चट्टानों से हुआ है, जिसके ऊपर परत दर चट्टानें बनी है, या जिसके ऊपर परत दर। अजैविक मतलब क्या होता है, अजैविक चट्टानों का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। देखिए हमारे भारत में बहुत विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। मैंने आपको सारांश में कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन आज फिर से समझ लीजिए मुख्य कितने प्रकार की चट्टानें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा हो गया आर्कियन, कौन सी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, उसके बाद दूसरी आती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरी आती है बेटा कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। चौथी आती है बेटा या आप विंध्यन क्रम की चट्टानें ले लीजिए, विंध्यन क्रम की चट्टानें। और 5वीं स्पेशल प्रकार की चट्टान ले लीजिए, यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है, लेकिन अभी मुख्यतः यही है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आर्कियन रॉक्स,
बेसिकली आर्कियन क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है। ठीक है, तो बेटा इसमें ये जहाँ पाई जाएंगी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते बेटा? तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, उसका नाम क्या है बेटा? आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें तब हैं जब जीव भी नहीं था इस दुनिया में। जब जीव नहीं होगा तो जीवाश्म कैसे होगा, जीव का आश्म कैसे होगा, उसका अंश कैसे होगा? तो ये तब की चट्टानें हो गई जब इस दुनिया में जीव भी नहीं था। सबसे प्राचीनतम कौन सी हो गई? आर्कियन क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहाँ भी पाई जाती हैं बेटा उनसे धातुएं प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? धातुएं। अब धातुओं में बहुत प्रकार की चीज़ें हम ले सकते हैं। ठीक है, धातुओं का कई प्रकार होता है। एक बेटा लौह तत्व, लौह वाली धातु जिसमें अलौह धातु है और लौह धातु है। जिसमें लौह तत्व होता है वो लौह वाली हो गई, और जिसमें लौह नहीं होता लेकिन धातु कहलाती है। जैसे कॉपर, कॉपर में लोहा होता है नहीं, लेकिन वो धातु तो है ना, नहीं तो हम कल इलेक्ट्रिसिटी में कैसे यूज करते। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह की बहुत सारी, जैसे गोल्ड हो गया। आपने एक मूवी देखी होगी KGF, देखी है आप लोग ने? KGF है ना, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। कोलार कहाँ है बेटा? ये जो कोलार जगह है ये कहाँ है? कर्नाटक में। एक्चुअल में धारवाड़ कर्नाटक के एक जिले का नाम है। कहाँ के जिले का नाम है? कर्नाटक के एक जिले का नाम है धारवाड़। और वहाँ पर जो चट्टानें पाई गई उन्हीं चट्टानों की विशेषता के आधार पर इन चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। कुड़प्पा बेटा इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, इनसे हीरा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हीरा। कुड़प्पा, अब देखिए कुड़प्पा वो चट्टानें हो गई जहाँ से हीरा मिलने की संभावना है। ये चट्टानें जहाँ पाई जाएंगी वहाँ का कुछ लोकल नेम हो जाएगा। तो जैसे पन्ना के बिजावर क्षेत्र में पाई जाती हैं तो कहा जाता है कि पन्ना के बिजावर क्षेत्र में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हीरा प्राप्त होता है। ये पूरा साथ में कहते हैं। क्या कहते हैं? पन्ना के बिजावर क्षेत्र के में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से क्या मिलता है? हीरा मिलता है। तो इनकी विशेषता क्या होगी बेटा? ये चट्टानें जहाँ पाई जाएंगी वहाँ पर हीरा मिल सकता है। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, किसी का कहीं पर मिलना और प्रोडक्शन होना ये दोनों अलग चीज़ हैं। ठीक है, जैसे अभी आप जिक्र करेंगे तो काराकोरम रेंज, सियाचिन के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल दफन है पृथ्वी के गर्भ में। लेकिन वहाँ पर कोल तो है, कहते हैं एंथ्रेसाइट क्वालिटी का कोल पाया जाता है, लेकिन आज तक कोई उसको निकालने नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो इतना दुर्गम जगह है कि कोई भी फैक्ट्री वहाँ लगाएगा तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसको लगाने में इतना खर्च हो जाएगा कि वो वहाँ पे निकालने ही क्यों जाएगा। ठीक बात समझ रहे हैं? तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या बेटा? इनसे घर बनाने का सामान मिलता है। ठीक है, किसका सामान? घर बनाने का सामान मिलता है। अब यहाँ समझिए, हम लोगों के आसपास विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं तो चाहे परसमनिया की पहाड़ी से पटिया निकलते देख लो, चाहे गेरू निकलते देख लो, चाहे बजरी निकलते देख लो, ठीक है, चाहे सबका बाय प्रोडक्ट सीमेंट निकलते देख लो, ये सब कुछ लाइम स्टोन निकलते देख लो, इन सब से क्या बनता है? घर बनाया जा सकता। तो हमारे आसपास कौन सी इंडस्ट्री फेमस है? क्या यहाँ पर कोई आयरन फैक्ट्री है? सतना के आसपास एक थी, कमल स्पॉन्ज बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से ला करके यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी सक्सेस नहीं होती जिसका रॉ मटेरियल दूर पर मिलता हो। इंडस्ट्री हमेशा वहीं लगाई जाती है जहाँ पे रॉ मटेरियल पास में, जो मुख्य मटेरियल है उस इंडस्ट्री का वो वहीं मिले जहाँ पे इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, तभी वो सस्ता बना पाएगा। और जब सस्ता बना पाएगा तो लोग खरीद पाएंगे। जब वो महंगा बनाएगा तो महंगा बेचेगा तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो वो इंडस्ट्री जो बिल्कुल वहीं लगती है जहाँ पे उसका मेन खाद्य, मेन समझ लीजिए रॉ मटेरियल चाहिए जो उसको वो मौजूद है, वही इंडस्ट्री सक्सेस होती है, अदरवाइज सक्सेस नहीं होती। समझ रहे हैं बात को? तो देखिए विंध्य के आसपास खूब सारे सीमेंट प्लांट हैं। अपने सतना में देख लीजिए, सीमेंट सिटी सतना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विंध्यन क्रम की चट्टानों की तलहटी में ही तो हम बसे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद बेटा गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, कोयला की बहुत टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले बेस्ट है सबसे एंथ्रेसाइट, फिर है बेटा बिटुमिनस, फिर होता है बेटा लिग्नाइट, और उसके बाद होता है पिट। सबसे पुअर कौन सा होता है? पिट। सबसे बेस्ट क्या होता है? एंथ्रेसाइट। यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया है कि पिट वो होता है बेटा जो खूब लगता है कि खूब भयानक आग लगी है, खूब धुआं छोड़ता है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी इफिशिएंसी नहीं होती। तो ये वो उस बच्चे के जैसे हो गया जो क्लास में बैठा रहता है, खूब बक 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 करता है, लेकिन जब पेपर आता है तो लुढ़क जाता है। ठीक समझ रहे हैं? दिखाता है इतना कि भाई खूब बन रहा है, खूब बन रहा है, खूब बन रहा है,
और जब पेपर आता है तो शायद सबसे ख़राब नंबर उसके होते हैं। ठीक, तो कभी आपको क्या नहीं बनना। देखिए ये सब के हमारे आपके सबके जीवन काल के एक चरण मान लीजिए। क्यों बता रहा हूँ बेटा? क्योंकि बेटा कोयला से ही क्या बनता है? हीरा बनता है। तो हो सकता है आप हम क्या हों अभी? पिट हों, बाद में क्या बने? लिग्नाइट, क्या बने फिर? बिटुमिनस, फिर क्या बने? एंथ्रेसाइट। और जिस दिन डायमंड बन जाएंगे उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं होगी ये बताने के लिए कौन था, अपने आप शाइन करोगे आप। ठीक, समझ रहे हैं? तो वेट फॉर योर बेस्ट टाइम, अपने बेस्ट समय के लिए वेट कर। लेकिन वेट ऐसे ना करें कि चद्दर ओढ़ के सो रहे आराम से। सर बोले थे कि वेट करना है, ठीक है, आपको अपना कर्म भी करते चलना है साइमल्टेनियस, लेकिन जब समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा, बट परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ कोल। सबसे बेस्ट कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। सबसे पुअर कौन सा होता है? पिट। सबसे बेस्ट कौन सा? उसके बाद कौन था सेकंड बेस्ट? बिटुमिनस, सेकंड बेस्ट। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है बेटा? बिटुमिनस। कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, याद रखिएगा। बिटुमिनस क्वालिटी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है? ये आपको महत्वपूर्ण है। तो बेटा ये अब याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल वन लाइनर याद रखना है। आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या है? जीवाश्म प्राप्त नहीं होते। क्या नहीं होते बेटा? जीवाश्म प्राप्त नहीं होते, ठीक है, जीवाश्म प्राप्त नहीं होते। इनसे धातुएं प्राप्त होती हैं, इनमें हीरा प्राप्त होता है, इससे घर बनाने का सामान प्राप्त होता है, इससे कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन? सबका हो गया बेटा? चलिए, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप नहीं होगा तो आप वीडियो में देख लेना, इसी टाइम पर आपको मिल जाएगा, जो एक्सप्लेन किया वो भी समझ में आ जाएगा। इसका मतलब समझिए, बहुत टाइप की रॉक्स होती हैं और उन सारे रॉक्स के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। बिना इंपॉर्टेंस के कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, या ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इंपॉर्टेंट नहीं होता हम उनको इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना, सबकी विशेषता है, याद रखिएगा। तो अब आप लोग याद रखिएगा, मैं आपके इसके आगे कल आपको बताऊंगा और सारी डिटेल जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ और कुछ चीज़ समझते हैं। तो आपने देखा हिमालय का निर्माण लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। यह हिमालय के सबसे प्राचीनतम भागों में से एक है। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, ठीक। देखिए, अब बृहद हिमालय श्रेणी के आंतरिक भागों का निर्माण अजैविक चट्टानों से, इसी पॉइंट से मैंने ये सब कुछ बताया। तो अजैविक होगा तो बेटा यहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी मुझे बताइए? अभी बताया मैंने, जिसमें जीव की अवधारणा नहीं है, वो कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन, वेरी गुड, ठीक। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय के किस भाग में आर्कियन चट्टानों की उपलब्धि हो सकती है या पाई जाती है? तो कौन सा होगा? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय, ठीक। देखिए, अपर्दन के फलस्वरूप वर्तमान समय में परतदार चट्टानें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं और आंतरिक भाग की अजैविक चट्टानें बाहर निकल आई हैं। जाहिर सी बात है। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए हिमालय का ये ऊपरी भाग है, इस पर लगातार पानी पड़ता चला जा रहा है, तो ये ऐसे होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा, मतलब ऊपर की चीज़ क्या होती जा रही है? बहती चली जा रही है। तो जो नीचे की चीज़ वो क्या हो जाएगी? आगे हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप? देखिए, जो भारी चीज़ होती है वो वहीं रहती है, जो हल्की चीज़ है वो क्या हो जाती है? बह जाती है। तो जब हल्की चीज़ बह जाती है तो भारी चीज़ बाहर दिखने लगेगी, ठीक। चले आगे। देखिए, यह चट्टानें ग्रेनाइट, नीज और सिल्ट के रूप में मौजूद है, ठीक है। इसी का रूपांतर समझ लीजिए। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, मतलब लगभग 6 किलोमीटर। हाउ मच? 6 किलोमीटर। अंडरस्टैंड? लगभग 6 किलोमीटर के आसपास, राइट। समझ रहे हैं? तो ये औसत ऊंचाई है, मतलब सोचिए आप 6 किलोमीटर ऊंचा है बृहद हिमालय का आसपास का पूरा रीजन। हाउ मच? 6 किलोमीटर। छोटी चीज़ नहीं होती बेटा, 6 किलोमीटर होता है, राइट। 6 किलोमीटर है पूरा चीज़, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राइट। देखिए इसमें ये चट्टानें ग्रेनाइट नीज और सिट्स के रूप में मौजूद हैं। वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी बेटा? 6000 मीटर, याद रखिएगा। ठीक, इस श्रेणी की जो ढाल है, दक्षिणी ढाल है, उत्तरी ढाल की तुलना में काफ़ी तीव्र है। ठीक है, यह पूर्व में सिंधु नदी के गार से लेकर पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी के गार तक फैली हुई है। मैंने आपको समझाया है, ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज मतलब एक तरफ से सिंधु जाती है, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र जाती है। ठीक है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है, क्या मतलब है इसका, आखिर ये कहना क्या चाहता है। ध्यान से समझिए तो आपको सब समझ में आएगा। देखिए हिमालय पर्वत मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था, सबसे पहली शिखर का नाम क्या था बेटा? नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। कहाँ तक? नामचा बरवा तक। देखिए ये हो गया आपका नंगा पर्वत, ये हो गया नंगा पर्वत, ठीक है, और ये कौन सा हो गया? नामचा बरवा। ये कौन सा हो गया बेटा? नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक, ये नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक ये हिमालय मौजूद है यहाँ पर। ये मान के चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मैंने आपको बताया था यहाँ पड़ती है कैलाश, कौन सी रेंज है ना, और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, याद रखिएगा, सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी निकलती है, ये हो गई आपकी सिंधु नदी। ठीक है, और इधर से यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। तो ये निकल रही कौन सी? अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इन सब के बारे में अच्छे से। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तो मुख्य रूप से किन दो नदियों के बीच हिमालय है? एक का नाम है सिंधु, दूसरे का नाम क्या है बेटा? ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच क्या है? हिमालय है। नंगा पर्वत से नामचा बर्मा, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये किस में है? जम्मू कश्मीर में, और ये किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इन दो प्रदेशों, आपसे प्रश्न पूछाएगा किन दो प्रदेशों के बीच मुख्यतः हिमालय है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर वर्तमान में यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय पर्वत स्थित है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट, तो हमने यहाँ देखा 6000 मीटर है बेटा। अब इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी आगे की कहानी क्या है। तो अब महत्वपूर्ण हिमनद देखते हैं जो किस जगह पर आते हैं। किस जगह पर आते हैं हिमनद? ये हिमनद है बेटा वृहद हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? वृहद हिमालय क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण हिमनद। ठीक है, देखिए वृहद हिमालय क्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण हिमनदों में से सबसे पहला हिमनद देखिए यहाँ पर है मिलाप। कौन सा बेटा? मिलान। फिर उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद जेमू। चलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गंगोत्री जो कि गंगा नदी का उद्गम माना जाता है। हालांकि गंगा नदी का उद्गम जो गंगोत्री से होता है उससे उसका नाम वहाँ पर गंगोत्री नहीं है, वो स्थान का नाम गंगोत्री है। ठीक है, गौमुख नाम का ग्लेशियर है, गंगोत्री नाम का स्थान है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर का भी नाम है और वहाँ से उद्गम होता है गंगा नदी का। ठीक है, गंगा नदी वहाँ पर भागीरथी के नाम से आती है। कौन सी बेटा? भागीरथी। मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, एक जगह पड़ेगी, इसका नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। आगे मैं पढ़ाऊँगा, पूरा गंगा रिवर सिस्टम समझाऊँगा आपको। तो यहाँ से बेटा निकलती है अलकनंदा, सॉरी यहाँ से आती है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। और ऊपर से आती है बेटा अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा मैं पढ़ाऊँगा आपको। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी। और जिस जगह पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं उस जगह से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम होता है बेटा गंगा। यहाँ से नाम होता है गंगा। तो गंगा नदी का वास्तविक नाम कहाँ शुरू होता है? देवप्रयाग से। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग सब पढ़ाऊँगा, पूरे पंचप्रयाग पढ़ाऊँगा ऊपर जिस दिन गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बेटा गंगा हो गया। गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है, उसमें आगे चल करके ठीक है इसमें कौन कौन सी जगह आती है? तो अगर मुख्य रूप से बताऊँ तो यहाँ पर बेटा एक जगह आती है, इसका नाम है कानपुर। कौन सा? कानपुर। इसके पहले हरिद्वार आएगा। क्या आएगा? हरिद्वार, हर की पौड़ी। फिर आएगा कानपुर, फिर आएगा बेटा यहाँ पर प्रयागराज। क्या आएगा? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में एक बड़ी चीज़ होगी,
इसमें प्रयागराज में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलेगी। कौन सी बेटा? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है, हाँ जी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, सब पढ़ाऊंगा अभी आगे आपको। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है, नहीं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है? चंबल। वेरी गुड। कौन सी? तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी होगी चंबल। फिर चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप चिंता मत करिए, पूरे भूगोल की एकदम परत की परत खोल के रख देंगे। बस पढ़ते चलिए और बिल्कुल डेडिकेट करते। और अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, ठीक है? अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा हो, मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिए इसको, ठीक है? ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, बहुत आवश्यक नहीं है कि जो आप किसी किताब से पढ़ते हैं वही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ अलग चीज़ें आपसे नहीं पूछी हुई हैं, ठीक है? ये सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं और जब आपसे ये बनेंगे तो जाहिर सी बात आप दूसरों से आगे रहोगे। ठीक, क्लियर है? तो ये हम लोग सब पढ़ेंगे बेटा, ये मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, ठीक है? देखिएगा कौन सी नदी है, बनास की लूनी। बनास है कि लूनी? लूनी उधर जाती है, बनास इधर आती है, देख लीजिएगा एक बार। चलिए, कानपुर के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आती है बेटा ये वाराणसी शहर आता है। इसमें आगे एक नदियाँ मिलती है, वरुणा, गस्सी घाट, जगह का नाम हो जाता है वाराणसी। फिर उसके बाद पहुँचती है पटना। पटना में एक नदी आके मिलती है, यहाँ से हम लोगों के यहाँ से निकलती है, कौन सी? सोन नदी। मैं आपको सब पढ़ाऊँगा आपको। सोन के बाद ये आगे बढ़ती है, ऊपर से आएगी कौन सी? अरे बहुत सारी, कोसी, गंडक, ये सब मिलती चली जाएंगी। और बाद में कलकत्ता के आगे इसका नाम हो जाएगा हुगली। हुगली से 2 धाराएं निकल जाएंगी, एक पहुंच जाएगी बांग्लादेश, उसका नाम हो जाएगा, गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा, और एक हुगली नाम से गुजरेगी भारत में ही जाकर बंगाल की खाड़ी में, और एक चली जाएगी कहाँ पर? बांग्लादेश, मतलब पद्मा नाम से बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश में पद्मा में आगे मिलेगी जमुना। जमुना कौन सी होगी? बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा और जमुना का मिलन होगा, उसमें आगे एक नदी मिलेगी मेघना। पद्मा, जमुना और मेघना आगे मिलेगी और फाइनली मेघना गिर जाएगी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है? पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको, परेशान ना होइए, ठीक? तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस चीज़ों को पकड़ते चलिए। हम एक एक पॉइंट पर जो समझ रहे हैं उसको अच्छे से कर पाएँ, बस हमारा तर्क यही होना चाहिए। चलें, तो यहाँ देखिए बेटा 3 महत्वपूर्ण हिमनद यहाँ पे मिलेंगे। आपसे पूछेगा गंगोत्री कहाँ है? तो वृहद हिमालय क्षेत्र में। किसमें बेटा? वृहद हिमालय क्षेत्र में। जेमू ग्लेशियर भी यहीं पाया जाता है। अब देखिए वृहद हिमालय क्षेत्र में अन्य क्या क्या चीज़ें हैं, तो वृहद हिमालय क्षेत्र में अन्य देख लो, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है? वृहद हिमालय में प्रमुख शिखर कौन कौन से होंगे? बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ ये जो मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए, हम अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर कहाँ बेटा? गाडविन ऑस्टिन K2, भारत का सबसे ऊंचा शिखर। उसमें मैंने हिमालय डिस्कस नहीं किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय पर स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो हिमालय पर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। मैंने क्या बोला? तीनों लाइन बताइए मुझे। सबसे पहला पॉइंट, भारत का सर्वोच्च शिखर गाडविन ऑस्टिन K2, वो हिमालय पर स्थित नहीं है। फिर हिमालय का सर्वोच्च शिखर या दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, ठीक है? वो कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ है? तो भारत में है ही नहीं, तो बात ही खत्म। हिमालय पर स्थित भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है? भारत में है, बिल्कुल भारत में है, राइट? एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, कंचनजंगा 85-98 मीटर। कुछ जगहों पर और डिटेल मिल सकता है इसका, लेकिन यही याद रखना। मकालू क्या है? 8481, धौलागिरी 8172, नंगा पर्वत 8126, नंदा देवी 7817 और नामचा बरवा 7756। ये है, ये पूरी डिटेल है, याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा। ये पूरी डिटेल, दिस डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए IMP है। तो भारत का सर्वोच्च शिखर है गाडविन ऑस्टिन K2। हिमालय का या दुनिया का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पड़ता है बेटा? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में, याद रखिएगा, ये तो नेपाल में है। इसे कहा जाता है नेपाल में सागर माथा। क्या कहते हैं? नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, ठीक है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है बेटा? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ। देखिए, माउंट एवरेस्ट एक व्यक्ति का नाम था, मतलब एक एवरेस्ट नाम का व्यक्ति था जिसका इस पहाड़ी से कोई रिलेशन था ही नहीं। इसको, इस पहाड़ी की लेंथ को, ये मतलब इसकी हाइट को सबसे पहले जिसने मेज़र किया था उसका नाम था राधानाथ सिकदर। क्या नाम था? राधानाथ सिकदर। एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए माउंट सिकदर। क्या होना चाहिए? माउंट सिकदर, क्योंकि राधानाथ सिकदर ने इसकी हाइट नापी थी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का उन्होंने प्रयोग किया था और उससे माउंट सिकदर की हाइट, उन्होंने इसके पीक 15 आई थिंक नाम दिया था और ये कह दिया था, उन्होंने हाइट नहीं बताई थी कि इसकी डिस्टेंस, मतलब इसकी हाइट एक्चुअल में इतने मीटर है, पर उन्होंने ये कह दिया था कि ये जो पीक 15 आई थिंक, पीक 15 में अगर सही कह रहा हूँ तो ये जो पीक 15 है ये सबसे ऊंचा शिखर है पूरे हिमालय का, ये उन्होंने कह दिया था। जिसके अंडर में रहकर वो ये प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका नाम था एवरेस्ट। तो अंग्रेज तो बदमाश थे ही, उन्होंने राधानाथ सिकदर का नाम ना दे करके किसका नाम रख दिया? माउंट एवरेस्ट। जबकि इसका नाम क्या होना चाहिए? माउंट सिकदर। क्या होना चाहिए? माउंट सिकदर। याद रखिएगा, राधानाथ सिकदर जी ने इसकी हाइट बताई थी। ठीक है, तो इसका नाम, ओरिजिनल नाम क्या होना चाहिए? माउंट सिकदर। ठीक है, लेकिन अंग्रेज बदमाश थे, उन्होंने इसका क्या नाम रखा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उन्होंने उस वक्त इसकी हाइट नाप कर ये बता दिया कि दिस इज हाईएस्ट पीक, ये हाईएस्ट है कितना ये नहीं बता पाए थे, लेकिन उन्होंने एक मेजरमेंट से ये बताया था कि ये सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तब तो सेटेलाइट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये सारी टेक्नोलॉजी थी नहीं जो आज मौजूद है। उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि इसकी हाइट कितनी। ठीक है, तो ये आप डिटेल नोट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? पीक प्रेजेंट ऑन द व्हाट? वेयर? एवरेस्ट। एवरेस्ट नहीं, बृहद हिमालय क्षेत्र में ये पीक मौजूद है। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी यात्रा जाते हैं घूमने के लिए, और नामचा पर्वत। तो नंगा पर्वत और नामचा पर्वत दोनों बृहद हिमालय क्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं बेटा? नंगा पर्वत कितना है? 8126। नामचा पर्वत 7756। कितना है? 7756। 8126 7756। बोलते चलिएगा 2-3 बार, याद हो जाएगा। 8126 7756, 8126 7756, 8126 और 7756। ठीक है, नामचा पर्वत, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत। नंगा पर्वत कितना हो गया? 8126 7756। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए देखिए, बृहद हिमालय में स्थित एवरेस्ट दुनिया का सर्वोच्च शिखर है, जिसके हाल ही में नवीनतम आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें एवरेस्ट की ऊंचाई पिछले आंकड़ों की तुलना में बढ़ गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हिमालय के बनने से लेकर के अब तक इसका निर्माण जारी है। ये प्रूफ करता है कि हिमालय आज भी बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। और सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा बेटा बृहद हिमालय के बारे में। ठीक है, चलिए मध्य हिमालय को देखते हैं। मध्य हिमालय को हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की समान ऊंचाई, इसकी समान ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर। उसकी कितनी थी? 6000 मीटर। ठीक है, शिमला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। शिमला, दार्जिलिंग, ठीक है, चक्राता, अल्मोड़ा, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रानीखेत एक रोग होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। रानीखेत कुक्कुट यानी बतखों में, मुर्गियों में पाया जाने वाला एक रोग है, जो सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? यही रानीखेत में, उत्तराखंड में पड़ता है रानीखेत। तो उस रोग का नाम ही क्या हो गया? रानीखेत। मान लीजिए किसी को सतना नाम का रोग हो जाए, सतना में कोई एक नया रोग पैदा हो, ईश्वर न करे। ठीक है, अगर वो सतना में बस मिले तो उसका नाम क्या रख दिया? सतना रोग से पीड़ित है। हो सकता है वो सतना का रोग पढ़ाई वाला भी हो सकता है। ठीक है, सपना के सारे बच्चे अच्छा पढ़ाई करने लगे तो जो यहाँ से रोग निकले उसका क्या नाम हो जाए? अच्छा वाला रोग। क्या नाम हो जाए? सतना रोग से पीड़ित दिख रहा, लगता है बहुत पढ़ाई करता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो इसका नाम ये याद रखिएगा, रानीखेत। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। रानीखेत क्या है? जगह का नाम, एक रोग का नाम। तो जगह का नाम भी और एक रोग का नाम भी, जिसमें होता है कुक्कुट। किसमें कुक्कुट? मैंने बतखों में या मुर्गियों में, मुर्गों में भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है,
देखिए तो जितने भी घूमने वाले जगह हैं, शिमला हो गया, दार्जिलिंग हो गया, चक्राता हो गया, अल्मोड़ा, मसूरी में जहाँ बनी है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना, लाल बहादुर, ठीक है, लबासना, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर पहुँचते हैं सबसे प्रभावित, सबसे रुतबेदार नौकरशाह, ठीक है, ऐसे बच्चे पहुँचते हैं बेटा जो दिन रात एक कर देते हैं पढ़ाई के लिए, अपना भूख प्यास सब भूल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। जो ऐसो आराम की श्रेणी में आता है वही व्यक्ति यहाँ पहुँच पाता है। तो IAS का ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ बेटा? मसूरी में, ठीक है, लबासना उसका नाम है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। IAS की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ है। और आपसे पूछा जाएगा अगर IPS की कहाँ है, तो अब IPS की बेटा हैदराबाद में, हैदराबाद यानी तेलंगाना, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में कुछ जगहों पर आपको मिलेगा सिकंदराबाद। क्या मिलेगा बेटा? सिकंदराबाद। तो यही बात है, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में एक पुल का डिफरेंस है, एक पुल पड़ता है जिसे हुसैन सागर कहते हैं। हुसैन सागर के ऊपर से रोड जाती है, उसका नाम है नेकलेस रोड। क्या नाम बेटा? नेकलेस रोड। नेकलेस रोड के इस तरफ सिकंदराबाद, इस तरफ हैदराबाद, तो कंफ्यूज नहीं होगा। सिकंदराबाद। IPS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है बेटा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। यहाँ पर IPS की ट्रेनिंग होती है, यानी कि जो हमारे SP साहब आते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ होती है, और जो कलेक्टर साहब आते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। तो मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे हिल स्टेशन, तो फेमस हिल स्टेशन कहाँ है? वृहद हिमालय जटिल हो गया, मध्य हिमालय थोड़ा सरल हो गया, जहाँ पे लोग आराम से जा सकते हैं, घूम सकते हैं। देखिए पीर पंजाल, रोहतांग, बनिहाल इसी श्रेणी में स्थित दर्रे। मैं अलग से पूरा दर्रा पढ़ाऊँगा आपको। दर्रा मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच रास्ता, जहाँ पे अगर सुविधा हो तो सरकारें रोड बना देती हैं ताकि इधर का उधर कनेक्ट हो सके। देखिए मध्य एवं वृहद हिमालय के बीच एक सीमांत दरार है, बाउंड्री फॉल्ट है। इसका मतलब समझो ये वृहद हिमालय हो गया बेटा, ये दरार है और इसी से क्या निर्माण हुआ? ये आपका वृहद हिमालय हो गया, इसको कहें हम लोग मध्य। तो ये जो दरार बीच में जो गैप दिख रहा है इसका नाम है, इसका नाम क्या बेटा? यहाँ पर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF। क्या नाम बेटा इसका? GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यहाँ पर भी होगा। ये तिब्बत हिमालय हो गया ना, कौन सा हिमालय हो गया? या आप इसको ट्रांस हिमालय कह लीजिए। क्या कह लीजिए? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय के बीच में भी यही चीज़ है, जहाँ से आप देख सकते हैं स्पष्ट 3 श्रेणियाँ आपको दिख रही हैं। तो ये वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो गैप है इसे कहते हैं, क्या हम लोग कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। यह कश्मीर से असम तक विस्तृत है। तो मध्य हिमालय कहाँ से विस्तृत है बेटा? कश्मीर से लेकर के असम तक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? बताते चलिएगा मुझे प्लीज़, ठीक है। ज़्यादा होगा तो मैं रुक जाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं जो वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, आप एग्ज़ाम देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो मध्य हिमालय, वृहद हिमालय और बीच एक सीमांत फॉल्ट है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। याद रखिएगा, ये कश्मीर हिमालय से असम तक विस्तृत है। इस श्रेणी में दक्षिण की ओर ढाल मंद और उत्तर की ओर ढाल तीव्र है। उत्तर की ढाल में छोटे छोटे मैदान मिलते हैं जिन्हें कश्मीर में कहा जाता है मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। जब भी आप देखते हैं लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कश्मीर घूमने जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो बर्फ़ डालते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं लोग, एक दूसरे के बर्फ़ फेंकते हुए, है ना, ठीक है। कश्मीर में यही जगह है बेटा, लोग जहाँ घूमने जाते हैं इन्हें कहते हैं मर्ग। यहाँ के घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है और इनमें एक फिक्स समय में बर्फबारी होती है, इसे कहते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग, ठीक है। 2 मैदान हैं घास के। नेचुरली ये बहुत सुंदर जगह है, लेकिन ये और भी सुंदर जब हो जाती है जब दिसंबर जनवरी का मौसम होता है और वहाँ पर बर्फबारी शुरू होती है, ठीक है। तो याद रखिए गुलमर्ग और सोनमर्ग। इस समय भी काफ़ी बर्फबारी हो रही है क्योंकि ये भी मौसम बदला हुआ है, राइट। चलें आगे देखते हैं। तो गुलमर्ग सोनमर्ग भी आपको कहाँ मिलेगा बेटा? मध्य कश्मीर में, मध्य हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? मध्य हिमालय क्षेत्र में।
चलें आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग। अब देखिए इसी रेंज में, ये जो मध्य हिमालय का, संपूर्ण मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसी रेंज में कई मैदान पड़ते हैं घास के। तो कश्मीर में इन्हें कहते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग। यही रेंज जब आगे बढ़ के उत्तराखंड पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? बुग्याल और पयाल। और ये क्या है बेटा? उत्तम चारागाह। ये क्या बेटा? उत्तम चारागाह, मतलब हाँ चारों। ठीक है, कश्मीर में कहते हैं इसको गुलमर्ग और सोनमर्ग, और बुग्याल और पयाल नाम क्या है? उत्तराखंड। ये मतलब समझ में आया आपको? देखिए एक तरफ पड़ा क्या बेटा? कश्मीर, उसके आगे क्या पड़ेगा? उत्तराखंड। तो कश्मीर में मैदानों क्या कहते हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड में क्या कहेंगे? बुग्याल और पयाल। ठीक, चलिए तो ये है बेटा आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस पॉइंट से आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बस एक पॉइंट और देख लेते हैं, इसके बाद आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। शिवालिक हम कल पढ़ेंगे। तो देखिए आप देखिए लघु हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख श्रेणियाँ पीर पंजाल, धौराधाल, महाभारत, मसूरी और नाग टिब्बा। ये सारी श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मिडिल हिमालय में। कहाँ पे बेटा? मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय में, जिसे आप लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, लघु हिमालय की श्रेणियाँ पीर पंजाल, धौराधाल, ठीक है, महाभारत, मसूरी और नाग टिब्बा। मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर श्रेणी, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कश्मीर श्रेणी किन दो हिमालयों के, या किन दो रेंज, हिमालय में छोड़िए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? घाटी है ना, तो घाटी कहाँ होगी? दो ऊंचे स्थानों के बीच में। ठीक, तो मुझे बताइएगा किन दो के बीच में कश्मीर घाटी मौजूद है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और कल हमारा हिमालय ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। कल मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। हाँ, वृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा और कंफर्म करिएगा, कुछ लोकल नाम तो नहीं है। ठीक है, कश्मीर घाटी का। राइट, चलिए आज की क्लास यहीं रोकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।